लग रहा है ना? बोले तो बढ़िया लग रहा है ना? सम्राट क्या ठीक है। अजय जी को जानते हैं कि नहीं आप लोग? ये वैसा आदमी है यहाँ के कि कोई काम इनसे बचा नहीं है। मैंने कहा ना कि पर्सनालिटी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑलराउंडर। हाँ, कोई ये रहते हैं तो अभी हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहता है। सब टेक्निकल, एवरीथिंग, कोई भी चीज, कोई भी चीज। ऐसा ही आदमी को क्या अपने आप को बनाना चाहिए कि हर जगह फिट हो जाए। हम क्या पॉलिटियो क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री क्या पढ़ाते हैं, और भी विषय मौका दो वो पढ़ा देते हो क्या। अपने आप को इतना डाइवर्स बना लीजिए कि मतलब किसी को कोई विकल्प ही ना बचे आपको हटाने का, साइड करने का। क्या समझे? अपने आप को योग्य बनाइए, है ना। किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने आप को योग्य बना दे, क्योंकि आपका विकल्प नहीं भेटा है यार। जाएगा तो कौन आएगा, ये होना चाहिए। और ये कब होगा? अपने पे काम करने से। अपने को जितना हो सके अपने लिए काम करिए, अपने लिए पढ़िए, अपने लिए सब कुछ करिए, और अपने लिए बिल्कुल सेल्फिश हो जाइए, बिल्कुल। और अगर कोई आपको कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा फीडबैक है। कहते लोग परेशान हो, हमारा सेल्फिश कह दिया। अब पगला, सेल्फिश कह दिया तो अच्छा ना बात है। इसका मतलब कि तुम उसके काम नहीं आए होगे, इसलिए बोला। इससे एक बात प्रूव हो गया कि तुम काम के आदमी हो। काम नहीं आए इसलिए तुमको सेल्फिश बोल दिया। तो आपके लिए तो अच्छा बात है, मोटिवेट होना है कि यार बढ़िया है। दो चार आदमी और बोले तो ज्यादा अच्छा लगे। दो चार 10 आदमी का इसका मतलब काम हमारे वजह से चल रहा है, तब ना दो चार 10 आदमी कह रहा है कि सेल्फिश है जी, है कि नहीं। तो वो एंगल होना चाहिए, उसके हिसाब से चीजों को ये करना है। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, है ना। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण कहेंगे कि इटली के साथ, इटली के साथ, इटली के साथ जर्मनी का एकीकरण का भी जर्मनी का जर्मनी का एकीकरण का भी जर्मनी का एकीकरण का भी मार्ग साथ साथ चल रहा था। एकीकरण का मार्ग भी साथ साथ चल रहा था। ठीक है। और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता
बिस्मार्क था। ठीक है, प्रमुख नेता एकीकरण था, प्रमुख नेता बिस्मार्क था। और एकीकरण का नेतृत्व एकीकरण का नेतृत्व प्रसा ने किया था। नेता था बिस्मार्क और नेतृत्व किया था प्रशा। ठीक है, ओके। यानी कि बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ था, डिप्लोमेट। बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा डिप्लोमेट था, है? हाँ, कूटनीतिज्ञ था। जैसे आपने इटली में कल देखा था एक कूटनीतिज्ञ, कौन था? काबूर, बिल्कुल गुड, काबूर। काबूर था महान कूटनीतिज्ञ, जिसने अपना इशू सबका इशू बना दिया। हाँ हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। कूटनीतिज्ञ क्या, जैसे अभी अभी भारत के महान कूटनीतिज्ञ कौन है? हाँ हाँ, एस जयशंकर, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज जो पूरा वर्ल्ड को भारत के साथ कनेक्ट करके, भारत के साथ जोड़ करके और हर मुद्दा पर वर्ल्ड को फंसा करके भारत को चलने की जो नीति बनी हुई है, ये किसकी नीति है? जयशंकर की नीति है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आदमी है ये आदमी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत बड़ा अनुभवी आदमी है। और ये मतलब आप देखें कि मतलब इजराइल जैसे देश को, जो भारत का मित्र है और मोदी जी का तो फ्रेंड है, भारत के इतिहास के एकमात्र प्रधानमंत्री जो इजराइल यात्रा पे गए वो है मोदी। अब फिर भी इजराइलों को सब सिखा दिया ये लोग, इसलिए कह रहे हैं कि इस दोनों जो है ना, बड़का माथा वाला जो दो बैठल है दिल्ली में, ये किसी का नहीं है जी। हाँ, अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये लोग जिसको टारगेट में ले लेगा ना उसका उपाय कर देता है। अब सोचिए मित्र देश इजराइल, इजराइल को क्या किया? इजराइल जो है, हम लोग पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए हमने एक प्रपोजल पास किया था बहुत पहले। तो हम लोग वो प्रपोजल भेज दिए थे इजराइल के पास, मैंने पूरा कि भाई सब लोग उसको आतंकवादी घोषित कर दे। इजराइल को भी भेजे थे। इजराइल क्या किया कि उसको पेंडिंग में डाल दिया। इजराइल हमारा मित्र है लेकिन उस आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया। भारत कहता था कि कर दो यार, तो कहते हैं कर देंगे, विचार करते हैं कर देंगे। तब तक क्या हुआ कि हमास जो है बम गिरा दिया इजराइल में। तो हमास भी क्या आतंकवादी संगठन है, तो गिरा दिया। अभी कह रहा है कि हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हो गया। तो आतंकवादी हमला हो गया तब कह रहा है कि तुरंत फाइल निकाला। अब भारत वाला जो कागज पेंडिंग था उसको साइन कर दिया। उसमें फिर साइन कर दिया कि हमास को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर भारत को भेज दिया, क्योंकि भारत, मोदी जी ये काम करिए, आप साइन कर दिया था, हम आपका वाला पर कर दिया, आप हमारा वाला पर कर दीजिए। मोदी बोला कि रुको थोड़ा उपाय करते हैं। बोला कि विदेश मंत्रालय से पूछा कि अच्छा हम लोग वाला फाइलवा कितना दिन पेंडिंग रखा था? तो बोला 15 साल। बोले ठीक है। तो बोले कि सुनो अभी 24 चल रहा है ना जी, 34 मान के चलो 2039 तक हम लोग साइन कर देंगे इस पर। अभी हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या हमास सही में आतंकवादी है क्या, जिसको कि पूरा दुनिया जानता है कि आतंकवादी गुट है, उसको ही भारत कह रहा है कि हम अभी अध्ययन करेंगे हमास पर। अगर हमको लगेगा कि हमास आतंकवादी है तो हम कह देंगे कि आतंकवादी है हमास। ये क्या था? रिवेंज था, बदला था, है ना। क्योंकि इजराइल ने हमें सपोर्ट उस मुद्दे पे नहीं किया था। एट द सेम टाइम हम लोग पहले सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित हम ही लोग थे, और अमेरिका भी इस बात को नहीं मानता था। अमेरिका तो जब भारत कहता था ना
कि हम लोग आतंकवाद से पीड़ित है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अटल जी के टाइम पर। तो बुश कहता था कि व्हाट इज टेररिज्म, होता क्या, ये तो होबे नहीं करता, भारत तो मजाक करता है, झूठो ये सब बात फैलाता है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करता था अमेरिका। बस आया ओसामा बिन लादेन, आज सीधे उड़ाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, काम ही खत्म। धड़ाम धड़ाम सब बिल्डिंग अमेरिका में जब गिरा, तो भारत पूछा जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कि दिस इज टेररिज्म, है ना। वो कहां से आया, हम लोग के लिए तो ठीक है था ओसामा बिन लादेन, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया ना, अमेरिका को सिखा दिया। क्योंकि जो अमेरिका आतंकवाद पैदा किया, अमेरिका आतंकवाद का जन्मदाता है अमेरिका, वह पैदा किया, तो उसको औकात में लाने का काम किया ओसामा बिन लादेन। तो जब वो बम फोड़ दिया उसके यहाँ, जब उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया, तब उसके बाद उसको समझ में आया, तो तुरंत भारत से पूछा, कहते भाई आओ आतंकवाद पर मीटिंग कर लेते हैं। तुरंत बुला लिया अटल जी को, मीटिंग किया, तब कहा कि हाँ आतंकवाद होता है कुछ, और तब ये मानना शुरू किया कि आतंकवाद होता है, और फिर जाकर के एबटाबाद में घुस करके घर में मार दिया सब ओसामा बिन लादेन को, है ना, जो वहां पे रह रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है वो क्या है, आतंकवाद तो गलत चीज है ना, निगेटिव चीज है, थोड़ा ना इसको कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। 1-2% लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं या इस तरह की चीजों पे विश्वास करते हैं, इसको मानते हैं। ये सब मानने का चीज नहीं है। खैर, तो जर्मनी के एकीकरण में भी जो आदमी था बिस्मार्क, इस सबसे बड़ा लीडर था। आई बिस्मार्क जो था, ये था महान कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट। इसके बारे में कहा जाता है कि अपने 2 हाथ में 5 बॉल को उछालता था और कोई भी बॉल को धरती पर गिरने नहीं देता था। हाँ, 2 हाथ है, एक साथ 5 बॉल उछाल रहा है, अब 5 में से किसी भी बॉल को धरती पर नहीं गिरने दे रहा है। यह था बिस्मार्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 लोग को घुलमुलैले है, किसी को मालूम नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार का बेस, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो जिसने बीज डाला, किसने डाला? बिस्मार्क ने डाला। फर्स्ट वर्ल्ड वार का सीड बिस्मार्क ने डाला, और उस सीड जो बिस्मार्क ने डाला, तो उसमें क्या हुआ कि बिस्मार्क को उसके पद से हटा दिया गया था। अगर बिस्मार्क अपने पद पर बना रहता, है ना, बिस्मार्क अगर अपने पद पर बना रहता, तो संभव था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार थोड़ा और विलंब से होता। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ क्यों? क्योंकि गुप्त संधि किया। जैसे मान लीजिए कि यहां, है ना, अभी अजय जी मैनेजमेंट के आदमी है, हम तो मान लीजिए इंडिपेंडेंट आदमी है, ये तो भाई बहुत मतलब हार्डकोर आदमी है, तो आप में से 2 आदमी को ले जाएंगे और साइड में कुछ बतियाएंगे या कहेंगे जाइए बैठ जाइए। अब बाकी लोग को लगेगा यार ये आदमी का कुछ ना कुछ तो बात है इन लोग के साथ। अब फिर अगला दिन क्या करेंगे, 2 और दूसरा किसी को ले जाएंगे और उससे साइड में बतिया लेंगे। बतियाए कुछ नहीं है, खाली हाल चाल, चाय पानी हुआ है, मौसम कैसा है, लग रहा है पानी होगा क्या, यही बात हुआ है। आपसे बस इतना बात कह देंगे ना कि सुनिए हम लोग का जो बात हुआ ना, चर्चा मत करिए किसी से। अब बाकी लोग जिसको नहीं बुलाए, उस सब का मन में नहीं चाहते हुए भी शक और संदेह जन्म ले लेगा कि आखिर मैंने हम भी फीस देवे किए हैं, वो फीस दिया है, तो ये मैनेजमेंट का आदमी खाली ये सबसे काहे बतिया रहा है भाई, कोई स्पेशल बात तो नहीं ना है। अब क्या हो जाएगा, शक और संदेह भर जाएगा सबके मन में। यही किया बिस्मार्क, पूरे यूरोप में शक और संदेह भर दिया, सबके साथ संधि किया, सबको साइड में बुला के बात किया, और कुछ खास बात किसी से नहीं किया। लेकिन बाकी सब यूरोप को लगने लगा कि यार कौन सा ग्रुप बना रहा है, ये क्या कर रहा है। और वही उसकी गुप्त संधियां जो थी, सीक्रेट अलायंस, वही सीक्रेट अलायंस फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बना, क्योंकि पूरा यूरोप शक और संदेह के ढेर पर बैठ गया। कोई अपने आप को सुरक्षित ही नहीं महसूस करता था, लगता था कि यार कहीं नहीं, ये हमको ही नहीं कर दे। वही सब किया क्यों? क्योंकि फ्रांस का क्षेत्र था अल्सास लॉरेन, और अल्सास लॉरेन जर्मनी के एकीकरण में इसने छीन लिया था। इसको इसी बात का डर था कि अगर फ्रांस ताकतवर हुआ या फ्रांस का कोई भी ताकतवर मित्र बना, उस दिन फ्रांस हमसे अल्सास लॉरेन जरूर छीन लेगा। इसलिए ऐसा माहौल बना दो कि फ्रांस किसी का मित्र ही ना बन पाए। इसलिए फ्रांस के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा था, फ्रांस के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही थी।
इसलिए जब तक बिस्मार्क रहा अल्सास लॉरेन नहीं छीना गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में फ्रांस ने अच्छा गुट बना लिया, ब्रिटेन के साथ चला गया फ्रांस। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में सब बढ़िया से मिल करके धर के कूट दिया जर्मनी को। अब कूट दिया, उसके बाद क्या हुआ, अल्सास लॉरेन चल गया फ्रांस के पास, और आज वर्तमान में अल्सास लॉरेन फ्रांस के पास ही है। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तब अल्सास लॉरेन जर्मनी ने ले लिया था फ्रांस, और वही वो मैटर था जिसकी वजह से ये नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई अलायंस या चीजें हो। ठीक है, लिखेंगे। चलिए, तो अजय जी, अजय जी थोड़ा हॉट वाटर रखवा दीजिए। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि भाई प्रसा का क्या भूमिका था जर्मनी के एकीकरण में। लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में प्रसा ने अद्वितीय भूमिका निभाई। प्रसा ने अद्वितीय भूमिका निभाई। जिसमें बिस्मार्क सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बिस्मार्क सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसमें बिस्मार्क सबसे महत्वपूर्ण था। ओके, बिस्मार्क प्रसा के राजा, बिस्मार्क कहां के राजा, प्रसा के राजा, बिस्मार्क प्रसा के राजा विलियम फर्स्ट का प्रधानमंत्री था। विलियम फर्स्ट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, विलियम फर्स्ट का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा ही था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। इटली में भी तो यही था ना, इसी ने एकीकरण मतलब एक किया था, और बाद में लोगों के मन में एक रहने की भावना जाग गई। राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ध्यान रखें, नेपोलियन बोनापार्ट कहा जा रहा है, नेपोलियन थर्ड नहीं, ठीक ना। नेपोलियन थर्ड और नेपोलियन बोनापार्ट में अंतर है। नेपोलियन थर्ड अलग आदमी है, नेपोलियन बोनापार्ट अलग आदमी है। ये नेपोलियन बोनापार्ट की बात हुई, जो मैंने जब इटली में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, जब फ्रांस पढ़ाया था तो वहाँ पे भी बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के मैप को बिगाड़ दिया था और पूरे यूरोप को एक कर दिया था, एक्सेप्ट ब्रिटेन। तो वही जब वो एक किया ना, तो लक बाई चांस क्या हुआ कि सब लोगों को एक साथ रहने की आदत लग गई। ऐसे मान लीजिए कि आप में से 5-6 लोग का एक ग्रुप बना दे ना, कि भाई तुम लोग साथ ही रहो, नहीं साथ ही पढ़ो, मालूम चलो ले
मन लगे लो वही ग्रुप में, है ना, होता है जी। हैं, हम लोग जब कॉलेज में थे तो एक ग्रुप बना कि पढ़ेंगे क्लास के बाद सब लोग बैठ करके, ठीक ना। इसलिए ग्रुप से बड़ा डर लगता है जी हमको अब, है ना। इसलिए हम उसके बाद कॉलेज में सीखो तो कहीं हम ग्रुप में नहीं रहे। दिल्ली में भी रहे तो अपना अकेले फ्लैट लेकर के, यहाँ भी रहते हैं तो अकेले, है ना, ग्रुप नहीं किसी प्रकार का कोई। तो ग्रुप बना आपकी पढ़ल जाएगा, है ना, पढ़ाई होगा। हाँ, अब सब लोग बना ग्रुप। ठंड के मौसम में क्लास खत्म होता था, सब अपना कैंपस में बैठता था। अब पढ़ता कम, बात ज्यादा होता था, है ना। तो उसमें तो बातें करने में आनंद आता था। धीरे धीरे ना आदमी को मैच्योरिटी आता है जी। कोई अगर कहता है ना कि हमको बालपन से मैच्योरिटी, तो झूठ बोलता है, गलती सब लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि बात होने लगा। अब मालूम चला कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा बातें हो रहा है। अब फिर उसमें अब जो मतलब 2-4-5 को जो भी जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, वो लोग खाना वाना अच्छा बनाता था। तब होने लगा कि भाई कुछ बना के लाइए। अब ये कि अब 2 घंटा बात तो करिए, भोजनों करिए। अब सब सुविधा हो गया था। मालूम चला 3 महीना निकल गया ऐसे ही। अब पढ़ाई के नाम पे प्रोडक्टिविटी 0, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा है जी। अब सबका मन लग रहा है पूरा एकदम। बाद में तो मालूम चलो उसमें 2-3 आदमी सब सेट हो गया, फ्रेंड बन गया। मालूम चला कि बाप, ग्रुप में तो बतियाइए रहा है, अब घर जाने के बाद बतिया रहा है। उसके बाद फर्स्ट ईयर का एग्जाम था। और जब फर्स्ट ईयर के जब एग्जाम हुआ ना, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन जो उम्मीद था सबको कि यार हम लोग तो यार कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, ये भी कॉन्फिडेंस अगर नहीं पढ़ेंगे तब वो टॉप करेंगे। लेकिन मालूम चला कि बकलोल सब आगे निकल गया, 1-2 गो। तब सबको अपने गलती का एहसास हुआ कि पगला कोचिंग कर रहा था 3 महीना सब, है ना। और एग्रीगेट पे थर्ड सारे ईयर्स के मार्क्स ऐड होते हैं। तब फिर वहां पे सब लोगों ने एक प्रण लिया कि अब कोई कोनो ग्रुप नहीं बनाएगा। आज जो ग्रुप बनाया उसको ने बहुत बचपना वाला बात था, सब लोगों को अपनी अपनी मदर का कसम खाना पड़ा कि ग्रुप नहीं बनाएगा कोई भी, सब अकेले पढ़ेगा, अकेले पढ़ेगा, एग्जाम तक कम से कम तो पढ़ेगा। क्योंकि मतलब बेइज्जती होती है ना, नंबर यार कम आ गया, बेइज्जती हो गई। सबको हार्ट ब्रेक हुआ। सबने तय किया कि भाई, लेकिन उसमें भी 1-2 तो है था जो करे ना भाई अब हम हो गए, तो वो सब नहीं। 2-4 को जो साइड हो गया, तो साइड हो गया तो अपना ये हो गया। तो ग्रुप बनता है ना, तो ग्रुप इसलिए हम आप लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रुप बनाइए जरूर, लेकिन 3 आदमी का बनाइए। आप प्रयास ही करिए कि लड़का अपना ग्रुप बनाए, लड़कियां अपनी ग्रुप बनाए। लड़का के ग्रुप में लड़की की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और लड़की के ग्रुप में लड़का का एंट्री नहीं होना चाहिए, एकदम बैन। ये दोनों अलग जेंडर वाला जहां कोनो ग्रुप में गया वो बर्बाद कर देगा ग्रुप को, है ना। इसलिए अलग मतलब सेम जेंडर के लोग अपना अपना ग्रुप बनाए, क्योंकि एक साथ अगर बनाया तो मालूम चला कि वो पढ़ाई कम करेगा, बात ज्यादा करेगा, तो मेन पर्पस मोटिव जो है सो खत्म हो जाएगा। और ये मतलब साइकोलॉजी है, ऐसा ही होता है ना। और मैं आपसे इस बात इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि आई विल फील इट, है ना। सारी चीज हमने फील की है, देखा है, महसूस किया है, अभी भी होता है। तो समझ में आता है कि भाई प्रैक्टिकलिटी से कैसे आपको दूर रहना है ना। और सब चीज के बाद एक चीज ये बस ध्यान रखना है कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना है। अपना इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज है, अपने आप को ना तो किसी कंट्रोल में जाने देना है और ना किसी को अपने कंट्रोल में लेना है। आप बस स्वतंत्र रहिए, अपने आप को इसे चलाइए कि आप अपनी मर्जी से अपना सब कुछ कर सकें, दूसरा किसी का मर्जी आपके ऊपर ना चले, एक्सेप्ट मदर फादर, क्योंकि उनकी मर्जी तो सर्वमान्य है। वो माता पिता को मान लीजिए कि राजतंत्र चल रहा है देश में, माता पिता के मामले में राजतंत्र है, पिताजी हमारे राजा हैं, माता हमारी महारानी है भाई। वहां से जो आदेश आ गया उसको मानना ही, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बाकी सब लोग के लिए कहिए कि देश लोकतांत्रिक है, देश डेमोक्रेटिक है, बराबर से बोलेंगे, अपने मर्जी से करेंगे, तुम्हारा मर्जी का कुछ भी ना करेंगे, ना तुम्हारा मर्जी का कुछ भी सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना, इस तरीके से अपने आप को ये करना है। तो जर्मनी में जो हो रहा था वो बिस्मार्क इसी प्रकार से डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को कर रहा था। और देखिए, ये मैं भी अगर आपको बोल पाता हूं या इस चीज को अपने लाइफ के अंदर में भी समझ पाता हूं,
तो ये सब क्या पढ़ने का ही नतीजा है। और इसलिए कहते हैं हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। इतिहास को जो आदमी ठीक से समझ गया वो अपने जीवन को भी ठीक से समझ लेगा कि हमको अपना लाइफ कैसे चलाना है, लाइफ में गाड़ी कहीं फंसे नहीं। क्योंकि हिस्ट्री इसलिए पढ़ा जाता है ताकि अतीत में किए गए भूल को समझ करके भविष्य का बेहतर निर्माण किया जा सके। अगर आप अतीत का अध्ययन कर लिए, आप भविष्य में सेम आप गलती को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए आपको सीखना है, और सीखने के बाद उसको करना है। तो पढ़ना तो आपका चलता ही रहेगा, नौकरी भी लग ही जाएगी, लेकिन नौकरी के बाद भी एक दुनिया है। दुनिया वहां पे खत्म नहीं होगी। जब तक नौकरी नहीं लगाना तब तक आपको अट्रैक्शन नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए, हो ही जाएगा, पैसा भी कमा ही लीजिएगा, लेकिन उसके बाद लाइफ शुरू होगा। और तब आपके पास प्रेशर होगा कि अपने लाइफ को कैसे मैनेज करें, कैसे सबको खुश रखें, अपने आप को कैसे खुश रहे। और ये सबसे बड़ा प्रबंधन है। रुपया कमाना सबसे बड़ा प्रबंधन नहीं है। एक टाइम पे आपको लगने लगेगा कि पैसा उतना कोई ये नहीं है, पैसा है लेकिन सब कुछ हार गए। पैसा के साथ सब कुछ साथ में है, तब समझिए कि लाइफ में आप सक्सेस हो गए। और आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाला कोई आपके साथ ना हो, उसका कोई मतलब है जी? आपका रिजल्ट हो गया, अब कोई है ही नहीं जिसको फोन करके आप बताएं कि यार मेरा रिजल्ट हो गया, तो उसका कोई मतलब है? सक्सेस होने का मतलब तब है जब लोग पूछे, और लोग नहीं, आपके अपने जो वास्तव में आपके सफलता से खुश हो, आपकी माँ, बहन, पिताजी, या अगर कोई ऐसे मित्र दोस्त हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद करते हैं, वैसे लोग जो आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे 2 4 10 लोग तो लाइफ में हमेशा होने ही चाहिए, क्योंकि वो रहेंगे तो आपका एक इमोशनल सपोर्ट बना रहेगा। और अगर इमोशनल सपोर्ट बना रहेगा तो लाइफ में कोई भी आप जंग होगा उसको जीत लीजिएगा। और अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं बना रहा तो समझिए कि मैटर गड़बड़ है। फिर ईंट का मकान है आपका शरीर, चलते रहिए, घूमते रहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार कोई चीज जो है सो मेंशन नहीं होता है। प्रोसीड। क्या लिखे लास्ट लाइन? ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। फ्रांस को सबसे अधिक भय, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। ठीक है, सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था, क्योंकि नेपोलियन तृतीय जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। फ्रांस का ही था। ठीक है, ओके। नेपोलियन बोनापार्ट अलग आदमी है और नेपोलियन तृतीय अलग आदमी, दोनों फ्रांस का ही है। ठीक है, हाँ, दोनों अलग अलग लोग हैं। ठीक है, हैं? हाँ, वो नेपोलियन बोनापार्ट था। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बाद नेपोलियन थर्ड आया था, वो भी शासक ही था फ्रांस का। हाँ, वो फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन थर्ड था। हाँ, वो तो सक्सेसर था उसका। ठीक है, नेपोलियन थर्ड, लेकिन दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है। ठीक है, और क्योंकि 1815 में ही उसको नेपोलियन बोनापार्ट को निष्कासित कर दिया गया था, और नेपोलियन बोनापार्ट चला गया था सेंट हेलेना में, 1820 में वही उसकी डेथ हो गई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, आगे लिखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क जैसे महान कूटनीतिज्ञ के हाथों ही संभव था। बिस्मार्क जैसे महान कूटनीतिज्ञ के हाथों ही संभव था, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि इसका प्रतिद्वंदी इसका प्रतिद्वंदी फ्रांस जैसा शक्तिशाली था, शक्तिशाली देश था। ठीक है, शक्तिशाली देश था। तो जब आपका शत्रु बहुत ताकतवर हो तो आपको योग्य होने की और आवश्यकता पड़ जाती है ना। अब कोई आपको पहले से आपका निशाना साधा है कि उपाय कर दे वो बेटा तो नहीं होता, आपको क्या करना चाहिए उस वक्त? अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहिए, है ना। कोई अगर आपका आदि कोई कहता है ना कि तुमको देख लेंगे, तो लेकिन ठीक है देख लेना। और अगर उस समय अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो उसको कि ठीक भाई देख लेना, कोई बात नहीं। उस बीच अपने आप पे काम करिए। जब अपने आप को उससे ज्यादा ताकतवर बनेंगे तो बोले कि अब हम आए हैं तुमको देखने। अब बोलो क्या कहते हो? यही यही रूल है, यही गांधी सिखाते हैं। 1920 में गांधी कहते हैं असहयोग करो, 1930 में गांधी कहते हैं सविनय अवज्ञा करो, और 1942 में कहते हैं गांधी भारत छोड़ो। ये देखिए गांधी, है ना। जब परिस्थिति खराब है तो हाथ जोड़ के भैया गलती हो गया था, आज जब परिस्थिति ठीक हो गया तो कॉलर पकड़ के पूछेगी की बोल रहे हो दिन तू हमरा, ना। ये है एडजेक्ट में लाइफ चलाने का ये। अब इसको कोई कह सकता है कि यार ये तो खराब हुआ था, या खराब नहीं है, यही तरीका है। अगर आप अपने आप को चला सकते हैं ठीक तरीके से, ये सब लोग कर, आप क्यों पढ़ रहे हैं? बिस्मार्क को क्यों पढ़ी? अच्छा आदमी था, महान धोखेबाज था, लेकिन धोखाबाजी क्यों किया? अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, बिल्कुल अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए। तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो सिग्निफिकेंस है। आईएफएस के ट्रेनिंग में बिस्मार्क पढ़ाया जाता है कि पढ़ो बिस्मार्क को, समझो बिस्मार्क की नीतियों को, कि बिस्मार्क कैसे यूनिफिकेशन किया। तो ये लोग इसलिए पढ़े जाते हैं, इसलिए समझाते हैं क्योंकि ये लोग का अपने आप में महत्व है, योगदान है ना, इसलिए। नेक्स्ट लिखेंगे कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट। आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। ठीक है। जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को क्या कहते थे जी? डाइट। बिल्कुल गुड, डाइट। पीछे से आवाज आया यार, सही उत्तर है डाइट। फ्रांस का रहे, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को डाइट कहा जाता था, और ये फ्रैंकफर्ट में होती थी। फ्रांस में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, और ये फ्रैंकफर्ट में होती थी। फ्रैंकफर्ट में हुआ करती थी। ठीक है। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। क्लियर है? नेक्स्ट। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था।
और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, और ये भी जर्मनी के, हेलो भेज दीजिए ना, ठीक 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 है। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ये जर्मनी को क्या करना चाह रहा था, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन का विरोधी था, या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। पूरा लाइन क्या लिखे हैं, का विरोधी था। अपने से भी लाइन आप बना सकते हैं ना, है? और दिमाग हुलू खराब तो अगला तो जोड़ी थोड़ी है। अरे हम थोड़ी ना कहते हैं यार, हम तो हमेशा कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना। हाँ, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बाकी लाइन बना लो ना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। और एंड ऑफ द टाइम आप स्कूल कॉलेज में जाइएगा तो अपने भाषा में पढ़ाइएगा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ये तो अरे हम लोग जिस भाषा में पढ़े हैं, अगर उस भाषा में आपको पढ़ाने लगा ना तो आधा घंटा में बोर हो जाइएगा। अब चल जाइएगा उठ के, यार एग्जाम हो तो चाहे ना हो तो ना बैठो, है? हाँ तो तनाव हो गया होगा। जबकि वो आदमी मतलब उनको क्या ईश्वर कह दीजिए तो कोई दुराय नहीं है। इतिहास का ईश्वर कहने में कोई संकोच नहीं है उस महान आत्मा को, है ना। वो और हर चीज का मतलब कोई भी विषय घटनाक्रम को इतना गहराई से वो बताते हैं, लेकिन उनका अपना एक भाषा शैली है, उनका एक ऐसी स्थिति है कि उसको समझने के लिए पहले अच्छा हिंदी जानकार होना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग का अब क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि इसको आसान भाषा में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कैसे हम दे सकते हैं, ये होता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो खरी जो योग्यता है उसका तो कहना ही नहीं। अभी तक कोई नहीं हुआ है इंडिया में, कम से कम इतिहास के विषय में तो उस लेवल पे कोई नहीं है। भविष्य में कोई हो तो हो, फिलहाल तो नहीं है। और कोई होता भी है तो उसका अपना एक विशेषता, अपना एक परिचय होता है, एक आदमी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो उनका अपना है। और दूसरा एक महान आत्मा है विकास की विकृति, है ना, वो, हाँ, है ना। उनका भी उनकी जो जुबा है, लगता है माता शारदा सीधे जुबा पर विराजमान है ना, बिल्कुल। तो वो चीज है। तो मतलब हर समय जो है, मतलब इस तरह के कुछ लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोग हैं देश के अंदर में जिनको राष्ट्र की संपत्ति है ज्ञान के मामले में, है ना, प्रॉपर्टी है नेशन का। नेशन अपने आप को आर्थिक राष्ट्रवादी बना लेगा, लेकिन अपने आप देश में जो इस तरह के लोग हैं उनका सम्मान अगर करेगा तो देश बहुत आगे जाएगा। अब देखिए फ्रांस ही पढ़ रहे हैं या रसिया पढ़ रहे हैं, किसी पढ़ रहे हैं, इसमें सुधार में किसका योगदान था? विचारकों का, उस समय के लोगों का। जो उस समय के जो 1-2% लोग थे, ऐसे लोगों की संख्या हमेशा कम रहती है, लेकिन ऐसे ही 1-2 लोग पूरे समाज पर भारी पड़ते हैं, है ना, पूरे लोग का, क्योंकि इनका आइडियोलॉजी ही बहुत स्ट्रांग होता है। चलिए, हाँ, क्या लिखे हैं? हाँ, आगे लिखेंगे कि एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में रॉके बोमर, रॉके, हाँ, रॉके, बोमर, लसर, बोमर, बोमर, बोमर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे लिखेंगे कि बिस्मार्क ने
बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए इन सभी दार्शनिकों के जर्मनी के इसके एकीकरण के लिए दार्शनिकों के सहयोग और समन्वय के लिए एकीकरण का हिस्सा बनाया। ठीक है, हिस्सा बनाया और परिणाम स्वरूप हाँ है तो एक और परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप 1872 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1872 में। तो केवल बिस्मार्क की तो योग्यता थी ही, लेकिन इन लोगों की भी योग्यता थी, इनका विचार था। क्योंकि बिस्मार्क ये सब इसलिए कर पाया कि इन लोगों ने समाज के मन में इस बात को पैदा किया कि एकता कितना जरूरी है। लेकिन अच्छे लोगों पर विचारकों का प्रभाव भी पड़ता है। कुछ ऐसा आदमी होता है एकदम नालायक टाइप का, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कह रहे हैं। ऐसे कि महाभारत काल में कृष्ण भगवान नहीं थे जी, समझाने वाले तो है ही थे, सबको समझाए। अंतिम में दुर्योधनों को समझाने गए, उसको भी बोले कि भाई ले लो, केवल 5 ग्राम रखो धरती तमाम, है ना, मैंने खाली 5 ग्राम दे दो, बाकी अपना सब रखो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पसीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। तो ऐसा ही नालायक टाइप का आदमी नहीं ले पाता है समाज का आशीष। वो अपने एक जिद के चक्कर में पूरे देश पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देता है। तो महाभारत काल में भी विचारक थे श्री कृष्ण, उनके विचार को अच्छे लोगों ने माना, और जो नहीं माना उसका खात्मा हुआ। तो जो नहीं मानता वो फांसी पे चढ़ता है, और जो विचारकों को मानता है, जो चीजों में विश्वास करता है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, देख लेंगे कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में इटली को शामिल किया, इटली का सहयोग लिया, और इटली का सहयोग लिया। परिणामतः फ्रांस का अल्सास लॉरेन आसानी से जर्मनी का हिस्सा बन पाया। परिणामतः फ्रांस का अल्सास लॉरेन आसानी से जर्मनी का हिस्सा बन पाया। एक बार सुनिए भैया ना, कि फ्रांस से अल्सास लॉरेन को शामिल किया और उसको जर्मनी का हिस्सा बनाया। ठीक है, इसी कारण
इसी कारण बिस्मार्क को महान कूटनीतिज्ञ की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण बिस्मार्क को महान कूटनीतिज्ञ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए कि फेडरिक लिस्ट आर्थिक राष्ट्रवाद फैलाकर जर्मनी का रास्ता एकीकरण के लिए आसान बना दिया था। ठीक है, चलिए कि विलियम प्रथम जो राजा था, इसी का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। विलियम प्रथम के शासन काल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक थे। ठीक है, 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। ठीक है, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। अठारह सौ 15 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहां पर? ब्रेडनबर्ग में। ठीक है, ब्रेडनबर्ग। ठीक है, ब्रेडनबर्ग में। ये वही समय था जब नेपोलियन बोनापार्ट को निष्कासित किया जा रहा था, है ना। नेक्स्ट कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। ठीक है, बाजीगर कहा था। ठीक है, ठीक है, तो बाजीगर कहा था क्योंकि ये सभी हारी हुई बाजी जीत गया।
बाजीगर उसी को कहते हैं जो हारी हुई बाजी जीतता है। जीता हुआ आदमी तो विजेता होता है, लेकिन जो हार के जीत जाए वो बाजीगर होता है। ठीक है, उस समय उस सब का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन शब्द तो लोग जानते ही थे ना, शब्द तो लोगों को पता ही था। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 1 सितंबर 1870 को, 1 सितंबर 1870 को इस युद्ध में नेपोलियन तृतीय ने, इस युद्ध में नेपोलियन तृतीय ने नेपोलियन तृतीय ने धराता नहीं है जल्दी, सबको धरना पड़ता है। ऐसा ये है, आदमी है, सीधे इस मुख्यमंत्री से बतियाता है। और अभी हमको कह रहा था कि आइए ना सर, दिखाते हैं आपको, फोन हमारा फूट गया है। पागल, हम अपने इतिहास के मास्टर बिस्मार्क को पढ़े, हमको तुरंत पढ़ा देगा हमको तुम है सर, फोनवा स्क्रीन में फूट गई है। हम बोले कि तोर कितना स्क्रीन फूटल हम सब जानते हैं। कर भाई ने तगरी, लेकिन हम लोग का जो काम होता तुमको करना पड़ेगा जी। हाँ, ये सब पहले हम लोग से निकलवाता है। क्या चीज? गोपालगंज के लोग कैसे? हाँ हाँ हाँ। लेकिन देखिए, अब हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग के साथ काम तो पढ़ना ही है, नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मतलब पढ़ना ही है, निश्चित पढ़ना। इसलिए करें अपने आप को हमेशा आप यूजफुल बना कर रखिए, बस खाली आना तो पढ़वे करेगा भाई, है ना। तो इसलिए तुम्हारी मजबूरी है, ये चाहे जो है, तो इसलिए और अपने आप को आपको इस तरीके से बना कर कि भाई आपको
जब भी आप अपने आप को उस तरह से बना लेंगे तो फिर लोग आपके महत्व को इग्नोर नहीं कर पाएंगे बहुत समय तक, है ना। हाँ 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 हाँ। चलिए, कोई नहीं, क्या लिखे हैं? नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण लगभग पूरा हुआ। लगभग पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। और सेराजोवा का युद्ध, आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट। सेराजोवा, सेराजोवा का युद्ध सेराजोवा का युद्ध 1866 में हुआ था, जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। 1866 में हुआ था, जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। ठीक है, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। नेक्स्ट, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था। कहां पर? वर्साय के राजमहल में। वर्साय के राजमहल में किया था। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई, फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच 1871, 10 मई 1871, 1871। ठीक है, 1871। चलिए समझ जी, 1871। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच। प्रसा मतलब वही जर्मनी, उसी के लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, इन्हीं सभी घटनाक्रम के मध्य क्या हुआ? इन्हीं सभी घटनाक्रम के मध्य जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इन्हीं सभी घटनाओं के मध्य जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? नेक्स्ट लिखेंगे, आगे लेंगे।
कि बिस्मार्क बिस्मार्क पूरी तरीके से अपने कूटनीति के माध्यम से यूरोप को पूरी तरीके से कूटनीति के माध्यम से यूरोप को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। यूरोप को, यूरोप को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। जिसमें चिंगारी मिली 1914 में, जिसमें चिंगारी मिली 1914 में, और प्रथम विश्व युद्ध के नाम से विस्फोट हुआ। जिसमें चिंगारी मिली 1914 में और प्रथम विश्व युद्ध के नाम से विस्फोट हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के नाम से विस्फोट हुआ। क्लियर है? अब देखिए कि जब इस तरीके से विस्फोट हुआ, है ना, और चीजें हुई, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में उसने इतना सारा रायता फैला दिया था कि उसको सिर्फ वही समेट सकता था, दूसरा कोई का बस का बात नहीं था। 1892 में बिस्मार्क को चांसलर के पद से हटा दिया गया। जब वो 92 में पद से हट गया, 1892 में बिस्मार्क को चांसलर के पद से हटा दिया गया। अब थोड़ा लाइन में पूरा करे में की दिक्कत हो रही बताओ, इन्हें गलत देख लो। ठीक, लाइट में रिफ्लेक्ट करता है जी तुमको, नहीं बंद कर दे के पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो हटा दिया गया, तब अब मैटर अब कौन संभाले? अब तो ये तो जो मैटर बिगाड़ा था वो संभाल रहा था, है ना। अब दूसरा कौन संभाले? अब दूसरा कोई तो था नहीं वहां पर संभालने वाला, इसलिए यहां पर मैटर गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए, तो अब आगे क्या देखना है? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार है। फर्स्ट वर्ल्ड वार। आइए, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था जी? प्रथम विश्व युद्ध क्या नाम था राजकुमार का? गुड, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड सही है, फर्डिनेंड था राजकुमार। कहां पर हत्या हुआ था? सेराजोवा। सेराजोवा कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? सेराजो कहां पड़ता है जी? बोलिए पीछे से। हाँ, अभी आप ही ने बताई थी, बोलिए। यूरोप पगल कर लू यूरोप, हमारे बुर्बक में लो की हो। यूरोप में तो सबे ना आ गया जी, तो होबे करेगा यूरोप। मैटरवे यूरोप का था। पहले के जमाने में आदमी से ना लड़का उड़का देखने, चाहे लड़की देखने, तो कहता कि उसका दू आंख है। दू तो होबे ना करेगा, कम से कम 3 गो होगा तो ना कहने वाला बात है कि 3 गो आंख है, चाहे 1 गो है। देखिए, ये ऑप्शन हम नहीं देते हैं जी। विकल्प आदमी को विकलांग बना देता है, समझ रहे हैं ना। फ्रांस या जर्मनी? बोलिए, आपको क्या लग रहा है? ये बोल दीजिए। फ्रांस। चलिए, ऑस्ट्रिया है, परसा, पोलैंड। हाँ ठीक है, पोलैंड। इतना तो ऑप्शन मिल गया। अब बोलिए, यह लोग ऑप्शन दे दिया। अब पोलैंड,
क्या जी? है? कोई सही नहीं बोला है अभी तक। सर्बिया। को तब फ्रांस कहाँ? फ्रांस का एशिया में है, तो तब से फ्रांसवा का नाम क्या ले रहे थे आप महाराज? कह रहे हैं कि यूपी, ये तो है ही ना है, तो इसलिए तो यूरोप बोलबे किए थे। तो हम बोले यूरोप बोलने का कोई मतलब है? यूरोप में उतना देश है, हैं? हाँ। मालूम है कोई पूछा आपको कि पटना जाना, तो आप मुजफ्फरपुर पहुंचा दीजिएगा, है ना? कहे कि बिहार में ना है, आपका कि बिहार में है पटना, आप भेज दिए मुजफ्फरपुर। अब आदमी वहाँ मुजफ्फरपुर में पटना खोज रहा है, बेटाएगा कहीं? नहीं बेटाएगा। यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसमें बहुत सारे देश हैं। उसमें एक छोटा सा देश हुआ है सर्बिया, और सर्बिया का राजधानी है सेराजो। और ऑस्ट्रिया का राजकुमार सर्बिया की राजधानी सेराजो घूमने गया था, उसका नाम था फर्डिनेंड। जबकि सर्बिया ने मना किया था कि भाई मत आओ मेरे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ का अभी कंडीशन ठीक नहीं है, आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। गए, बस वहाँ का दूसरा था बदमाश, सब धर के मार दिया। अब मार दिया तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कहा कि यार हमारा राजकुमार तुम्हारे यहाँ मर गया। बोला मर गया तो अब हम क्या करें भाई, हम तो मना किए थे आपको कि मत भेजिए, आपने भेज दिया। तो बोला कि हमने भेज दिया, लेकिन आपको तो भाई सुरक्षा करना चाहिए था ना। तो कहा कि जल्दी से अपराधी को पकड़िए। सर्बिया बोला कि हम अपराधी पकड़ लेंगे, आप घबराइए मत, आज जो भी घटना किया है ना हम उसको पकड़ कर दंड देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो एक दो दिन तक तो ठीक इंतजार किया ऑस्ट्रिया, लेकिन फिर ऑस्ट्रिया को क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया को मिल गया जर्मनी का सपोर्ट। वैसे कोई कमजोर आदमी को तो कोई ताकतवर आदमी करे, हाँ मार 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 नहीं कहते गुआ में सब, हाँ मार मार, हम तो है पीछे, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं अपना में दम हो तो ऐठिए, तो चुपचाप बैठिए, है कि नहीं? अपने बल पर विश्वास करना है, इन्हें कि चाचा हम आएंगे, मालूम चाचा क्या से पहले मारो के काम खत्म कर दिया, चाचा आते रह जाएंगे न्योता करने बाद में, है ना? अपने में पावर हो तो किसी से उलझना है, अपने में पावर नहीं हो तो पैर पड़ जाना, भैया माफ हुआ, गलती कर घर जान दीजिए, है ना? कैसा हुआ मना लेना है, जान बच रहेगा तो कुछ होगा, है कि नहीं? अपना में मालूम चला कि एक लीवर के शरीरे है और उसी में कह रहे कि हम तुमको देख लेंगे, और सामने मैंने बॉडीगार्ड मैंने बॉडी वाला आदमी है, उपाय ना कर देगा जी, है? तो वहां पर क्या है, सब गांधी से सीखिए, है ना, कि गांधी कैसे अपना कोई करते हैं। तो इसलिए अभी इसको जर्मनी सिखा दिया, कह रहे तुम्हारा राजकुमार को मार दिया, तुम चुपचाप रहेगा जी, पकड़ो उसको, पूछो ना तो कहो कि हम आके हम तुम्हारे देश में खोजेंगे अपराधी को। अभी जर्मनी, अब इसका ऑस्ट्रिया का पावर बढ़ गया, वैसे कोई कमजोर आदमी को कोई सपोर्ट कर दिया वो मन बढ़ जाता है। बोला कि हाँ ठीक कह रहा है, तुरंत ऑस्ट्रिया को कहा कि भाई 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं तुमको, 3 दिन में पकड़ लो अपराधियों को, पकड़ लिए तो ठीक है, और नहीं पकड़े तो भाई तैयार रहो, आक्रमण हम करने को रेडी। अभी जब हुआ ना, वो सर्बिया बेचारा डर गया, छोटा सा देश, लेकिन फिर भी सर्बिया कहा कि भाई हमारे देश में कोई बाहर का लोग आके चेक करेगा, ये तो हम नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए, रहेंगे चाहे बचेंगे, वहाँ की हमारा देश है, हम पहले मना किए थे, आप नहीं माने, आपके राजकुमार आए, इनकी हत्या हुई है, तो हम जांच कर रहे हैं, आज जो भी अपराधी होगा उसको हम अपने दंड विधान से दंड जरूर देंगे, आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। लेकिन इधर से तो सपोर्ट मिलल था। 3 दिन बीता, चौथा दिन ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया। सर्बिया कमजोर देश था, सर्बिया पे हमला हुआ, लेकिन सर्बिया में क्या था कि सर्बिया में स्लाव जाति के लोग थे, स्लाव, और स्लाव जाति के लोग रसिया में भी थे। नहीं होता है कि हमारे जाति के आदमी है, हमारा धर्म के आदमी है ना? बस अब सर्बिया वाला सब सोचा कि हम लोग को सपोर्ट कौन करेगा, बोला सपोर्ट हम लोग का हमारे न जाता आदमी करेगा। ये समझ लिए कि जातीयता धर्म खाली भारत में नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है जी, हाँ ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह है। आप लोग हम लोग अपना यहाँ देखते हैं, आप वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप मालूम चला कि हर देश में जाति के नाम पर झगड़ा हुआ है, धर्म के नाम पर झगड़ा हुआ है, रंग भेद के नाम पर झगड़ा हुआ है। अमेरिका जैसा विकसित देश में
आज भी रंग भेद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, आज भी। जॉर्ज फ्लॉयड का घटना आप लोग पढ़े सुने होंगे, से 1 साल पहले घटा था अमेरिका में। काला आदमी था जॉर्ज फ्लॉयड, अमेरिका के पुलिस का आदमी सब मिलकर उसको मार दिया। मतलब अभी भी काला गोरा का भेद है वहां पर, समझिए। इसके लिए हत्या तक हो गया। अमेरिका ऐसा विकसित राष्ट्र, तो ऐसा होता है। तो अब क्या हुआ कि कर दिया, तो उस सब अब कहा कि भाई हम लोग एक क्या सर्बिया वाला सब दिया नारा, सर्वस्लाववाद का नारा। बोला कि स्लाव जाति को बचा लो, तो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या मैसेज कहां पहुंचा? रूस। उसमें रूस के सरकार पर दबाव बन गया कि भाई हमारा जाति के आदमी सब मर रहा है, अगर नहीं बचाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बस रसिया आके खड़ा हो गया सर्बिया के सपोर्ट में, बोला कि आ गया तुम मारो धर के, हम हैं तुम्हारा पीछे। अब देखिए छोटा झगड़ा बड़ा कैसे बनता है। देखिए 2 छोटा देश का झगड़ा था, दोनों आपस में सुलटा लेता, लेकिन दोनों छोटे देश के झगड़े में 2 बड़े देश आ गए। अब देखिए कि जब इधर से रसिया आया ना, तब फ्रांस को याद आ गया जर्मनी का एकीकरण का कहानी। बाद हमको तो हराया है ना इस सेडोवा के युद्ध में, तो जर्मनी किसके खिलाफ है? रूस के खिलाफ है। तो हम रूस के कंधा पर अपना बंदूक चला देते हैं। तो सब फ्रांस किस कहां आ गया? रूस के साथ। अब बोला हम भी चलते हैं भैया आपके साथ, चलिए तो देखते हैं क्या हुआ है। अब इधर सर्बिया के पक्ष में रसिया भी आ गया, अब फ्रांस भी आ गया। जबकि फ्रांस को कोई मतलब नहीं था सर्बिया से, उसको तो मतलब था कि इसी दोनों के मतलब हम लड़ लेंगे और लड़ के अपन अल्सास लॉर्डन छुड़ा लेंगे जो हमारे कब्जा पर किए हुए हैं। अब जब इधर झगड़ा हुआ तो उन्हें से अब आ गया तुर्की एशिया का देश, घुस गया इस झगड़ा में बिना मतलब के, घुस गया। अब घुस के जाके क्या बोला जर्मनी को कि हम आपके साथ हैं भैया, चले देखते हैं क्या बात है। कहे क्योंकि अब इसका मैटर था रसिया से, क्रीमिया का युद्ध। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे घटना सब जुड़ता है, सब कहानी एक दूसरे से रिलेट होता है। अब इसको बदला लेना था कि भाई उस समय तो हम कमजोर थे, तो हम अभी तो भले कमजोर, तो जर्मनी है ना साथे, तो जर्मनी के कंधा पर रख के अब हम गोली चलाएंगे और रसिया से हम बदला ले लेंगे। अब देखिए कैसे गुट बन रहा है। अब इधर सर्बिया के पक्ष में जो गुट बन रहा है वो मित्र राष्ट्रों का गुट बन रहा है, इधर बन रहा है धुरी राष्ट्रों का। अब ब्रिटेन दूर बैठा हुआ देख रहा है कि भाई पगला सब क्या कर रहा है, आपस में लड़ रहा है। अब ब्रिटेन सोच रहा है कि अब हम क्या करें, शामिल हो कि ना हो। यही तो व्यापारी देश है, अब बनिया आदमी जल्दी झगड़ा करना नहीं चाहता है, 2 बात तो बोल दीजिएगा ना, वो कहे ठीक है छोड़ दो, क्योंकि उसको बिजनेस करना है, तो नहीं चाहेगा कि हमारा बिजनेस जो है सो गड़बड़ हो, उसको बिजनेस करना था। लेकिन वो देख रहा था कि अगर ये सब आपस में लड़ लिया, कहीं रसिया इसमें जीत गया, तब तो हमारा तो एशिया में दिक्कत हो जाएगा ना। तो वो पगला बीच में आके कूद गया। अब उधर नहीं गया, वो रसिया के पक्ष में आ गया। अब बोला हम इनसे लड़ेंगे कि रसिया के एक्टिविटी पर नजर रख सके कम से कम, कि रसिया क्या कर रहा है। अब सर्बिया के पक्ष में फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है। अब इन्हें इटली को छोटा बैठा है चुपचाप, अभी इकरा कंफ्यूजन में है कि हम क्या करें। अब उस समय इटली का प्राइम मिनिस्टर था ओरलैंडो। तो जर्मनी उसको कहा कि सुन भाई तू हमारा बगल में है, एकीकरण में तोरा हम मदद कर लो, तू हमरा कर लो, दोनों आदमी के फ्रेंडशिप है, तो तू हमारा साथ आओ, अब मिल के लड़ते हैं, आज जीतेंगे तो तोरा कुछ ना कुछ हम देंगे। बस इटली आ गया इधर से। जब इटली इधर आया तो उधर ब्रिटेन था, ब्रिटेन का आगे पगला सुन बोला क्यों बोलो, अरे कि 1853 के क्रीमिया के युद्ध में तोर मदद कौन किया था ये बताओ। जर्मनी किया था कि हम किए थे, याद है ना क्रीमिया का युद्ध, जब काबुल जाके सपोर्ट किया था, तो बोला भैया आप ही किए थे। बोला चाहिए बता, अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो तुम्हारा हिम्मत था कि तुम अपना एकीकरण कर लेता। बोला कि नहीं, बोलता हमारा गुट में आओ। 1914 में ऑस्ट्रिया जो था वो किसके पक्ष में था? जर्मनी के पक्ष में, लेकिन लोभ लालच दे करके 15 में बुला लिया ब्रिटेन अपना पक्ष में। इटली, हाँ इटली, ठीक है, अभी चल गया ब्रिटेन के पक्ष में, ठीक है। और दूर अमेरिका बैठा हुआ है चुपचाप, तो यूरोप में नहीं है। वो सोच रहा है कि
हमारा विकास कैसे होगा, वो अलग देश है पगला। वो हमेशा सब लोग के झगड़ा में अपन फायदा खोजता है। हाँ, तो सोचा कि एक काम करते हैं, दोनों लड़िए रहा है, हम हथियार बनाते हैं। और वो लगा हथियार बनाने, कंपनी कहते थे कि बड़े स्तर पे बढ़िया बढ़िया हथियार बनाओ और दुनू को बेचो, इन्हीं की खाली मित्र राष्ट्र को, दोनों के लिए मार्केट खोल दो कि रसिया भी ले जाए, मैंने मित्र राष्ट्र भी ले जाए और धुरी राष्ट्र भी ले जाए, और दोनों सब अपना लगा हथियार खरीदने अमेरिका से। और बाद अमेरिका लोन भी बांटना शुरू करे, पैसा भी ले जाओ, अपना इकोनॉमी मजबूत कर रहा है। ये लोग पगला लोग अपना लड़ रहा है आपस में। दो छोटे छोटे देश, इनका अपना मुद्दा था। अगर यूरोप की बड़ी शक्तियां इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती तो ये छोटा युद्ध कभी बड़ा बनता ही नहीं। छोटे युद्ध को इन लोगों ने बड़ा युद्ध बना दिया जानबूझकर। क्यों? यहां पे कोई किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रहा था, सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। समझ में आ रहा मैटर? इसलिए मैं कहता हूं हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। कोई अगर आपके पक्ष में भी लड़ने आ रहा है ना, तो एक बार रुक करके सोचिए कि कहीं आपके ही माध्यम से अपना हित तो सीधा करना नहीं आ रहा है। आज देखिए, अमेरिका ने उकसा करके यूक्रेन को लड़वा दिया, आज यूक्रेन बर्बाद हो गया। इतना खूबसूरत देश, यूरोप का सबसे खूबसूरत देश, नेचुरल मतलब रिसोर्स से भरा हुआ देश, और आज यूरोप का मैप आप फोटो देखिए इसका, यूक्रेन का, बर्बाद हो गया। हाँ, पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, सोवियत संघ से टूटा तो यूरोप में चला गया, वो मतलब अलग देश हो गया। और इतना बेहतरीन खूबसूरत देश आराम से चल रहा था, लेकिन अमेरिका के उकसावे में जाकर के युद्ध लड़ लिया। और आज आप देखिए न्यूज़ में या कहीं पर यूक्रेन का इमेज, तो कहीं पर आपको बम बारूद का ढेर दिखेगा, कहीं डेड बॉडी दिखेगा, पूरा बर्बाद हो गया। इसका मतलब नहीं कि रसिया को कोई क्षति नहीं हुआ, क्षति तो रसिया को भी हुआ है, लेकिन डायरेक्ट फायदा इससे अमेरिका को हुआ है। अमेरिका को डायरेक्ट फायदा क्या हुआ है? अमेरिका का दो आदमी से अमेरिका को डर है वर्तमान में, एक रूस और एक चीन। तो रूस से बिना लड़े रूस को कमजोर कर दिया, रूस को किसी और से लड़वा दिया। अब रूस का इकोनॉमी तो खराब हुआ ही ना। आप लड़िएगा तो भले आप ताकतवर है तो आप 5 मुक्का मारिएगा सामने वाले को, और एक को मुक्का कहीं नाक पर दे दिया था, निकलता हूं ना ब्लड, तो लॉस तो आपका भी होगा, भले कम हुआ लेकिन लॉस हुआ ना जी। अमेरिका यही चाहता था कि रसिया का लॉस हो जाए। अब अमेरिका के लिए चैलेंज कौन है? केवल चाइना। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका धीरे धीरे भारत को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका अपने आप को नेता बना के रखना चाहता है, और नेता तभी बनेगा जब एशिया में कोई पावरफुल ना बने, क्योंकि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसीलिए अमेरिका कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कभी जापान को सपोर्ट करता है, कभी इंडिया को सपोर्ट करता है। और इंडिया को भी अमेरिका तभी तक सपोर्ट कर रहा है जब तक इंडिया चाइना के बराबर आ जाए, ताकि चाइना और इंडिया आपस में लड़े, चाइना और इंडिया आपस में लड़े और इंडिया चाइना को चैलेंज करे। एशिया का झगड़ा एशिया में होता रहे ताकि वर्ल्ड में वो लीडर बना रहे। ये उसकी पॉलिसी है, और ये पॉलिसी उसी समय से अपनाया हुआ था। खुल करके फर्स्ट वर्ल्ड वार में हथियार बांटा, हथियार दिया, लोग खरीदा, युद्ध लड़ा, लेकिन कोई खास फायदा किसी को नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका अपना पैसा कमाया पूरा बढ़िया से। फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो शामिल नहीं हुआ किसी के पक्ष से, पैसा कमाया बढ़िया से ढूंढ कर। अब बाद में वही आया छुड़ाने के लिए झगड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वाशिंगटन तो पहला राष्ट्रपति था 1876 में, है? याद ना रहा लोग, मतलब युवा सबके निकाले पड़ते। हाँ, वुड्रो विल्सन, ठीक है? क्या? हाँ, वही किया था, वुड्रो विल्सन था, ठीक है? ई का किया, ई देखा कि अब युद्ध बहुत लंबा खिंच गया, तो ये वो हेलीकॉप्टर बुक किया, हेलीकॉप्टर से लगा घूमने, अपना 14 सूत्री कार्यक्रम लगा गिराने, खास करके जर्मनी में गिराया, क्योंकि जर्मनी अब बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि इधर से ताकतवर लोग लड़ रहे थे। अब बोला जर्मनी से कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर तुम एग्री कर जाओ, एक पूरा सम्मानजनक संधि तुम्हारे साथ होगी, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा,
कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, तुम बस रेडी हो जाओ इन शर्तों पर संधि करने के लिए। रेडी हो गया वो, और रेडी हो गया तो 1918 में युद्ध खत्म हुआ। और युद्ध खत्म हुआ तो वर्साय के महल में संधि के लिए बुलाया गया जर्मनी को। जर्मनी के प्रतिनिधि जब गए तो उनके साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार हुआ। एक आर्टिफिशियल जेल बना दिया गया, और उसी आर्टिफिशियल जेल में जर्मनी के प्रतिनिधियों को बैठाया गया, और सामने चेयर लगा के बैठा सब जीता हुआ राष्ट्र का प्रतिनिधि। ये तो हुए गया, सबसे ज्यादा बेइज्जती एक और आदमी का हुआ इसमें। वो कौन था? तो बेइज्जती ज्यादा किसका होता है? दल बदलू आदमी का। इटली था ना, इधर से गया उधर। तो इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो बढ़िया सा कोट पैंट सिवा करके गया था कि अब हमको कुछ मिलेगा। गया तो पहले तो जर्मनी से अपमानजनक संधि हुआ। अब पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो खर्चा हुआ था वो जर्मनी पर थोप दिया गया, और माना गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी के कारण हुआ है, इसलिए जितना खर्चा हुआ ना सब पैसा देगा जर्मनी। और मतलब जर्मनी को कहा गया कि आप आर्मी नहीं रखिएगा, आप एयरफोर्स नहीं रखिएगा, आप नेवी नहीं रखिएगा, सेना रखने की आज़ादी छीन ली गई। आप बम नहीं बनाइएगा, आप बारूद नहीं बनाइएगा, झगड़ा करने वाला कोई अस्त्र नहीं बनाइएगा, सेना नहीं रहेगा आपके पास, बस चुपचाप अपना रहिए, खाइए कमाइए। एकदम निपंग अपंग बना देने की कोशिश थी। उसके बाद और उसी समय 1919 में ये जो लोग संधि करने गए थे, ये लोग वो लोग थे जो जर्मनी में एक सरकार बनी थी वाइमर रिपब्लिक, वही वाइमर रिपब्लिक के लोग गए थे। और वो लोग जब वहाँ से वापस आए तो इतिहासकार दीननाथ वर्मा जो वर्ल्ड हिस्ट्री के राइटर हैं वो लिखते हैं कि जर्मनी के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल छपा। एडिटोरियल था, कहीं तुम भूल न जाना। मतलब ये जो तुम्हारे साथ बेइज्जती हुई है, दुर्गति जो तुम्हारी हुई, इसको तुम भूलना मत, है ना। और उसी में कहा गया कि वर्साय की संधि की धारा 280, दीननाथ वर्मा लिखते हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में, कि वर्साय की संधि की धारा 280 ने यह निश्चित कर दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध तो होके रहेगा, चाहे जब हो जाए। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के संधि में ही निश्चित था कि सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती की गई थी जर्मनी की कि जर्मनी ने बदला लेने की ठान ली थी। और इसी दबाने के वजह से हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में। और जर्मनी में जब हिटलर का उदय हुआ, हिटलर तो जेल में बंद था, और जेल में बंद होने के वजह से, वो जेल में बंद था तो उसको कोई नहीं जानता था। लेकिन कहते ना कि कभी कभी समस्या ही अवसर बन जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम आए तो डरना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम आए तो और खुश मिजाज होकर उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आया है ना तो आपको ताकतवर बना के जरूर भेजेगा। बस ठीक तरीके से हैंडल करने आना चाहिए, आपको ठीक तरीके से हैंडल करने आना चाहिए। लाइफ में बहुत खराब दिन भी आप देखोगे। मैं आपको इतना रियल बात बता रहा हूँ। मैं इसी पटना में, इतनी स्थिति खराब हो गई थी, एक समय था मेरे मकान मालिक ने मुझसे आके कहा, और टू बी वेरी ट्रूथ, आपको एकदम सत्य बात बता रहा हूँ, कि अगर आप रेंट दे पाने में सक्षम नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट से बोला उस आदमी ने, वो भी लोन पे लेके वो मकान खरीदा था, और मैं 3 महीने तक का रेंट नहीं दे पाया था, पैसे नहीं थे, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और छोड़ के भी नहीं जा सकते थे पटना से। अब वो बहुत बार आता था, शर्म भी लगने लगा था यार क्या करे। यहीं के बगल के हैं, यादव जी थे, तो भी बड़े रिस्पेक्ट से एक बार बोले कि देखिए अभिजीत जी, अगर आप रेंट नहीं दे पाइएगा ना, खाली कर दीजिए, क्योंकि फिर हमको जो है ना ये करना पड़ेगा, मतलब हम अपना रेंट का लोन कैसे भरे, क्योंकि हम लोन लेके भरे थे। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करके मतलब जब वहाँ से आया तो मैंने सोचा कि फैमिली से पैसा नहीं लूँगा, ये तय कर लिया, क्योंकि जब मंगाने में थोड़ा सा बड़े होने के बाद नहीं, पिताजी से पैसा लेने पर बड़ा बुरा फील होने लगा था। तो
अब मैंने मना कर दिया था और उन लोगों को कुछ ऐसा बताया नहीं सीन कि क्या हो रहा है, और बहुत खराब अब लग रहा था कि धैर्य टूट जाएगा, फोन करना ही पड़ेगा घर पे, क्योंकि 3 महीना अच्छा खासा टाइम होता है। सामने से आदमी ने कह दिया कि खाली कर दीजिए। बहुत रिस्पेक्ट से बोला मैंने, उनका भी मैं अभी भी सम्मान करता हूं उनका, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, वो मैं ही समझ सकता था। अब मेरी मजबूरी वो समझे बहुत दिन तक, लेकिन अब दिक्कत ये था कि उनके पास भी दूसरा कोई चारा नहीं था, वो लोन लेके वो आदमी खरीदा हुआ था घर। बोला कि खाली कर दीजिए। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2000 वही 15-16 का एक समय था जब बहुत लगातार भूकंप आ रहा था बिहार में। 14 लास्ट में लगातार भूकंप आता था, है ना। हाँ, मतलब दिन में भूकंप आ रहा था, फिर लगता था शाम में भूकंप आ रहा है। हाँ, बहुत सारा भूकंप आ रहा था। 14 या 15 का बात है ये। हाँ, लास्ट में खूब भूकंप आ रहा था। तो ऐसे में मतलब माहौल भी ठीक नहीं था पटना का। एक तो भूगोल खराब था, ऊपर से आर्थिक स्थिति खराब थी। मैंने भूगोल देश दुनिया का खराब था, आर्थिक स्थिति अपनी खराब थी, ऊपर से मकान मालिक का वो बम। अब लगा कि यार अब धैर्य का बाट, या तो घर चले जाओ, नहीं तो घर वालों को फोन करो कि यार अब आपकी सपोर्ट की एक बार फिर से आवश्यकता है। फिर निश्चित हुआ कि नहीं, ये तो नहीं होगा। अवसर तलाश करे, विकल्प तलाश करे कि विकल्प क्या हो सकता है और क्या क्या विकल्प बन सकते हैं, है ना। तो कोई क्लास नहीं है ठीक है। हाँ, तो तो अब जब जब भी परिस्थितियां आपकी बिगड़ती हैं, खराब होती हैं, तो अब आपके पास 2 विकल्प होता है कि अब आप या तो हार मान लीजिए, शस्त्र डाल दीजिए, या फिर आप फिर स्ट्रगल कीजिए, फिर से कुछ ना कोई आप उपाय कीजिए जिससे कि आपको अब मतलब जो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो आपको पूरा हो सके। तो ये इसकी प्रेरणा यहीं से मिलती थी। ये इतिहास को पढ़ना, चीजों को देखना, समझना कि परिस्थितियां कितनी खराब है, फिर भी लीडरशिप जो है वो किस तरीके से खुद को लीड कर रहा है, किस तरीके से खुद को आगे बढ़ा रहा है और किस तरीके से खुद को मैच्योर कर रहा है। तो देश का भूगोल खराब था, इधर आर्थिक स्थिति खराब थी, और उसने में प्रॉब्लम कि अब जाए तो जाए कहां। फिर उसके बाद तय हुआ कि भाई किसी तरीके से इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और किस तरह से आपको विकल्प तो तलाशना पड़ेगा, है ना, कि क्या विकल्प तलाशा जाए जिसके माध्यम से आप इस तरह के जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस तक आप पहुंच सके, उसके समाधान तक आप पहुंच सके। तो वही घटना और जो था वो सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो लगा कि यार कम से कम पढ़ा तो सकते हैं ना, यही तो है संपत्ति, इसका यूज कर सकते हैं। ये मन में भाव आया और फिर निकला बाहर। और उस समय तक मैं कभी नहीं पढ़ाया था, मतलब कोई ट्यूशन भी नहीं किसी को। अब सोचा कि लेकिन अब अचानक से किसको, स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्ट 2 का बात है। अब लग रहा था कि कौन देगा पढ़ाने का मौका, ये भी तो चैलेंजेस है। बोरिंग रोड गया, यहीं से पैदल टहलते टहलते ऐसे एक बिल्डिंग दिखा, सावित्री कॉम्प्लेक्स जो है हरिहर चैम्बर के जस्ट अपोजिट में, उसके ऊपर एक संस्थान चलती थी मैक्समिन ट्यूटोरियल। उसके राजीव सर डायरेक्टर थे, उनको मैं कुछ नहीं जानता था, ना कोई परिचय था, बस ऐसे ही चला गया, बस भाव में चला गया, देखते हैं क्या होता है। हाँ बस कि बस जाते हैं, क्या करते हैं जाके। और संजोग से वो बैठे हुए थे। मैंने बोला सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बोले पढ़ाना चाहते हैं? बोले क्या पढ़ाइएगा? बोले जो दे दीजिए पढ़ा लेंगे, बस दे दीजिए। बोले कितना पैसा लीजिएगा? आपने जो मर्जी सो दे दीजिएगा, तत्काल तो बस पढ़ाने दीजिए। और मैं आपको बताऊं उस समय मुझे 1 घंटे का 100 रुपया मिलता था। 1 घंटा पढ़ाइए 100 रुपया। और उस 100 रुपया मतलब ऐसा लगा जैसे कि यार क्या मिल गया। अब उसके बाद आया मकान मालिक को बोला कि अब निश्चिंत रहो, है ना, कंट्रोल में रहो, पैसा आ रहा है, ठीक है। बोला कि अब इतना जैसे पेशेंस रखे हो, 1 महीना और पेशेंस रखो, एक साथ सब चुकता करेंगे। और ईश्वर की कृपा से 5 दिन 6 दिन पढ़ाया, एक क्लास रोज पढ़ाता था। उसके बाद डिमांड इतना बढ़ा कि एक दिन में 5-5 क्लास लगने लगा। अब एक दिन का 500 रुपया हुआ, 30 5 150,
15,000 तुरंत मारे, ला के रेंट दिए, बोले कि अब बोलो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद से ये कारवा धीरे धीरे शुरू हो गया, और वो 100 रुपए से वो शुरू हुआ था, और ईश्वर की कृपा से, शारदा के आशीर्वाद से, और आप लोगों के मतलब आप लोगों को चूंकि समझ आता है तब ना जी, तो जो 100 रुपए से यात्रा शुरू हुई थी वो 1500 पे पहुंच गई कि भाई 1 घंटा अगर लीजिएगा तो कम से कम 1500 दीजिए, नहीं तो भाई मैटर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर उस समय एक ये विकल्प भी था, आसान रास्ता ये था कि सीधे घर पिताजी को फोन करो, अब हो गया। उस समय एटीट्यूड में बोल दिए थे, अब एटीट्यूड वापस लेते हैं, मदद कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं बन पाता, और प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की तो पर्सनालिटी स्ट्रांग बन गया। तो ये कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा कठिन रास्ता को चुनिएगा। कठिन रास्ता देखने में कठिन जरूर लगेगा, लेकिन वही कठिन रास्ता आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप समझ नहीं सकते कि आप कहां पहुंचिएगा। कठिन रास्ता, आसान रास्ता आज अगर चुन लीजिए ना, आज अगर किसी का झिझुरी चुन लीजिए तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, चैलेंज भी खत्म। लेकिन वही अगर आपको सोचने की नहीं, आपको बड़ा बनना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो आपको स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट और सब चीज झेलना पड़ेगा, और तब आप मजबूत बनिएगा। जर्मनी को इन लोगों ने इतना दबाया कि हिटलर नाम का बम निकला वहां से। और मैं वही समस्या में बता रहा था कि समस्या संभावना लेके आती है। तो कौन सी समस्या आई यूरोप में, जिस समस्या ने हिटलर का जन्म कराया? 1929 की आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी, पूरा यूरोप का मार्केट डिक्लाइन, एक्सेप्ट रसिया, क्योंकि रसिया कल ही पढ़े थे, रसिया में समाजवाद आ गया था, रसिया में लेनिन था, स्टॉलिन था, उन्होंने संभाल लिया था रसिया को। बाकी पूरा यूरोप का मार्केट, इवन अमेरिका भी दिवालिया। मतलब किसी के पास पैसा नहीं था यूरोप में, फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसा कंडीशन हो गया, अब किसी के पास पैसा नहीं है। आज सब मुंह देख रहा है जर्मनी का, कि जर्मनी पर जो हम लोग कंपनसेशन लगाए हैं, क्षतिपूर्ति, वो जर्मनी हम लोग को देगा। अब सब जब जर्मनी को ध्यान लगा के देख रहा था, 1929, हाँ 1829 नहीं भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें 1914 में, तो 1829 में कहां चल जाएंगे? 1929 ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 में हुआ, उसके बाद की घटना की बात कर रहे हैं, 1929 है ना। तो अब जब आर्थिक मंदी आई तो सब लोग मुंह देख रहा था जर्मनी का, जर्मनी से पैसा आएगा तो काम चलेगा। अब वो तो बेचारा पहले ही से खराब है ना। एगो गांव में किस्सा कहता है, आप लोग सुनते होंगे कि एक तो गौरा अपने गोड़ आ ऊपर अली कमरी ओढ़। नहीं समझे? समझ गए? मतलब एक तो मान लीजिए खूब काला, मतलब खूब काली दुल्हन किसी को मिल जाएगी, शुद्ध काली, शुद्ध काला समझता ना, एकदम पकिया रंग है ना, शुद्ध काला, ऊपर से एक तो शुद्ध काला, ऊपर से फर्स्ट क्लास का काला कंबल को ओढ़ा के उसको भेज दे। अब मालूम ही नहीं चलेगा कि कंबल है कि क्या है। तो वही कहते हैं कि एक तो गौरा अपने गोर ऊपर एली, मतलब एक तरह का कमेंट है कि मतलब एक तो खुद काला यार, और ऊपर से पहन के आ गए काला कंबल। अब पहचान भी नहीं आ रहा है कि आदमी है कि कंबल है, कि कंबल है कि आदमी है। तो एक तो आर्थिक मंदी, ऊपर से पहले से जर्मनी की गरीबी, ऊपर से जर्मनी पर क्षतिपूर्ति का लोड। ऐसे में पूरा जर्मनी की जनता त्रस्त थी, और जनता अपने सरकार से परेशान थी कि सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही है। तो उसी समय सरकार के विरोध में और जनता के हित में एक आवाज निकली, वो थी हिटलर की आवाज। और हिटलर ने कहा कि हमको जिताओ, हमको सत्ता में लाओ, अगर मैं सत्ता में आया तो इस सारा कंपनसेशन बंद कर दूंगा। मैं सत्ता में आया तो आर्मी भी बनेगी, एयरफोर्स भी बनेगा, नेवी भी बनेगी, बम भी बनेगा, सब बनेगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब जनता ने सोचा यार ये हमारा हीरो है, ये हीरो है, इसको लेके आएंगे तो ये जो है सो हमारा काम कर देगा। 1931 में जर्मनी में चुनाव हुआ, हिटलर सत्ता में। हिटलर सत्ता में आने के साथ आर्मी को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जनता का सपोर्ट था। ठीक है,
दर्द से नहीं गया, जनता का सपोर्ट था। और जहां पर डिक्टेटरशिप में अगर जनता का सपोर्ट आ जाए तो फिर वहां पर किसी का कोई वैल्यू नहीं होता। और डिक्टेटरशिप में भी लोग उसी को सपोर्ट करते थे। और वो निकल चुका था, आर्थिक मंदी में वो जेल से बाहर आ चुका था, जेल में नहीं था, है ना, तो कहते कि जेल में था, जेल में नहीं था, जेल से बाहर आ चुका था। और वो लगातार प्रयास कर रहा था कि लोग हमें सपोर्ट करें, और लोगों ने उसको सपोर्ट किया। 1931 में वो सत्ता में आया, और सत्ता में आने के साथ 1919 के वर्साई की जो संधि हुई थी उस सभी संधि को तोड़ दिया। कहा कि आर्मी बनाओ, आर्मी बनने लगी। अब देखिए, अब जब ये आर्मी बनाना शुरू किया तो इधर सब लोग अब डर गए और सोचे कि यार ये तो नियम विरोध का भंग कर रहा है। और 1918 के इस युद्ध समाप्ति के पश्चात एक संस्था बनी थी, राष्ट्र संघ। यह संस्था इसलिए बनी थी कि भविष्य में ऐसा कोई झगड़ा अब न हो, ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि भविष्य में ऐसा अब कोई झगड़ा नहीं हो। तो अब एक ग्रुप बना राष्ट्र संघ का। तो राष्ट्र संघ जब छोटा छोटा देश कोई गलती करता था ना तो जाके पंचायती कर देता था, लेकिन वही गलती कोई बड़ा देश करता था तो नहीं कर पाता था। तो जर्मनी के मैटर में बोल ही नहीं पाया कुछ। और जर्मनी के मैटर में इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि जर्मनी को ना कुछ अमेरिका बोल रहा था, ना कुछ फ्रांस बोल रहा था, और ना कुछ ब्रिटेन बोल रहा था। मतलब कि अगर कोई आदमी आपके सामने कुछ नियम तोड़ रहा है और आप अगर चुपचाप हो करके उसका मौन सहमति दे रहे हैं, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी आप उसका मौन सहमति दे रहे हैं, तो क्या होगा, उस आदमी का मन बढ़ जाएगा। तो हिटलर देखा कि यार हम तो लगातार ये सब कर ही रहे हैं लेकिन कोई आदमी हमको कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो इसका मन गया बढ़। आई लोग काहे नहीं बोल रहा था भाई, क्योंकि टाइमिंग था। टाइमिंग पकड़ने में आना चाहिए, कब किसका विरोध करना है, कब कब समर्थन करना है। हिटलर ने टाइमिंग देखा कि आर्थिक मंदी में तो सब यूरोप वाला जूझ रहा है, हमसे युद्ध करने कौन आएगा अभी। तो हिटलर जब ये सब नियम सब तोड़ रहा था तो ब्रिटेन को लग रहा था कि फ्रांस रोके, अब फ्रांस को लग रहा था कि ब्रिटेन रोके। दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था क्योंकि दोनों को लग रहा था कि अगर हम लड़ने गए तो हमारा संपत्ति खत्म होगा, तो और दिक्कत हमको हो जाएगा। इस चक्कर में आगे बढ़ता रहा हिटलर। ऊपर से इन दोनों को, ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि हिटलर पूंजीवाद का बात करता है, समाजवाद का विरोधी है, इसलिए हिटलर कहीं ना कहीं रसिया को तंग करेगा। ये लोग चाहता नहीं था कि रसिया में समाजवाद आगे बढ़े, ये लोग चाहता था कि यूरोप में पूंजीवाद आगे बढ़े। तो एक वैचारिक युद्ध भी चल रहा था, तो ये लोग चाहता था कि हिटलर ही जो है सो रसिया को खत्म कर दे। लेकिन हिटलर रसिया को क्यों खत्म करे, हिटलर जो है वो रसिया को क्यों खत्म करे। हेलो, ठीक। तो हिटलर जो है वो क्यों खत्म करे। अब जब इस तरह की बात हुई कि हिटलर क्यों खत्म करे, तो आप देखेंगे कि स्थितियां क्या हुई कि हिटलर ने रसिया पर हमला नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि याद करिए रसिया की क्रांति, रसिया 1917 में पहले ही खुद को वर्ल्ड वार से बाहर कर लिया था। आपको मैंने बताया था ब्लिटोवस्क की संधि 1917, उसमें रसिया को ज्यादा परेशान किया था किसने, जर्मनी ने। तो जर्मनी का रसिया से कोई झगड़ा ही नहीं था क्योंकि रसिया ने जर्मनी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसलिए हिटलर के टारगेट में रसिया था ही नहीं। केवल हिटलर ने इन लोगों को धोखा में रखा कि हम रसिया को तंग करेंगे ताकि ये लोग उससे उलझे नहीं। और अंतिम में 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और पोलैंड के बारे में कहा गया था कि पोलैंड पर हमला नहीं करना है, क्योंकि पोलैंड पर अगर हमला करिएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में मतलब फिर से युद्ध हो जाएगा। और राष्ट्रसंघ कुछ कर नहीं पा रहा था, हिटलर को रोक नहीं पाया, और ऐसी स्थिति में पोलैंड पे हमला हो गया। और जब पोलैंड पर हमला हो गया तो नहीं चाहते भी फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को आना पड़ा। अगर यही लोग पहले आ जाते तो संभव था कि हिटलर का इतना मन नहीं बढ़ता। इसलिए कहा जाता है कि जब गलती प्रारंभ में हो तभी रोकने का कोशिश कीजिए। बीमारी जब प्रारंभ में हो तभी इलाज कराइए, जब बड़ा हो जाएगा तो कैंसर बन जाएगा,
फिर पेशेंट की बचने की संभावना एकदम कम हो जाएगी। और वही हुआ 1930 में कोई नहीं रोका, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक कोई नहीं रोका। 39 में हमला हुआ तब लोग रोकने आए, और रोकने का नतीजा क्या हुआ? दुर्घटना घट गई। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सब उम्मीद करते हैं कि कहानी के माध्यम से ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, ठीक है? थोड़ा सा इसको बुक से ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस सब चीज को हम आपको लिखा देंगे, ठीक है? एक आध दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो ये हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।